हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू सी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सी इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, कि जो सी लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिचे ने 1972 में बेल लैब में तैयार किया था। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और आज की तारीख में भी ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। जब हम सी लैंग्वेज करेंगे, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, तो इस तरह की एक स्क्रीन आपको सामने नज़र आएगी जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है, जिसमें मेन्यू बार, टाइटल बार, जूम बॉक्स, स्क्रॉल बार, एडिट विंडो, स्टेटस बार आपको नज़र आ रही है। ये एक एडिटर विंडो है सी लैंग्वेज की, जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई सी इज कॉल्ड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि सी को हाई लेवल बोलते हैं बट इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? सी लैंग्वेज हैज द फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल लैंग्वेजेस एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेजेस, सो सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि सी लेवल जहाँ सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं और लो लेवल के भी। लो लेवल में दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक आती है मशीन लेवल, एक आती है असेंबली। इट मीन्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट द असेंबली लैंग्वेज, मीन्स कि जो सी लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। सी लैंग्वेज यूज्ड फॉर बोथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज के थ्रू हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, इसलिए इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए कैरेक्टर सेट। सी एक लैंग्वेज है, इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स यूज होते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, हिंदी में अक्षर होते हैं, उसी तरह इसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। These are set of characters that are used in C language. The character set is of 4 types. Number 1, letters A to Z और A to Z. C लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स उसमें छोटे और बड़े लेटर्स में फर्क होता है, इसलिए सी में जब हम बड़ी एबीसी लिखते हैं उसका मीनिंग अलग है, छोटी उसका मीनिंग अलग है। नंबर 2, डिजिट्स 0 to 9 की डिजिट्स भी नंबर भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन, सेमीकोलन, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसिस, हैश और जो कीबोर्ड पे आपको स्पेशल सिंबल यूज नजर आते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, वाइट स्पेस में ब्लैंक स्पेस आ जाती है, जैसे हम खाली स्पेस छोड़ते हैं, न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हॉरिजॉन्टल टैब लेनी है वो भी यूज कर सकते हैं। मीन्स लेटर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेस कैरेक्टर, ये सारे के सारे कैरेक्टर सेट हैं जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम में यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं इनको रिजर्व वर्ड्स भी बोला जाता है। कीवर्ड्स हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज। की कीवर्ड्स का सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड मीनिंग है। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज बाय यूजर, मीन्स कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ये जो कीवर्ड्स हैं हमेशा स्मॉल लेटर्स में आते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। आपको नीचे एक चार्ट नजर आ रहा है, टेबल नजर आ रहा है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में यूज होंगे। जब इसका हम नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे कुछ कीवर्ड्स को हम यूज करेंगे और आगे जैसे कीवर्ड्स आते जाएंगे उनको अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम। कि जब आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है तो उसको रन करना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1,
डिजाइन दी प्रोग्राम, कि सबसे पहले आपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है, मतलब कि प्रोग्राम को बनाना है। नंबर 2, राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज एडिटर। आपको एडिटर बताया मैंने जब प्रोग्राम ये लेक्चर शुरू किया था कि ब्लू कलर की स्क्रीन आती है जिसको आईडीई बोलते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम को टाइप करेंगे। नंबर 3, जब आपका प्रोग्राम बन गया उसके बाद क्या करना है, सेव द प्रोग्राम विद डॉट सी एक्सटेंशन। जैसे आपने लास्ट टाइम एचटीएमएल करी है, एचटीएमएल हम नोटपैड में प्रोग्राम बनाते थे, डॉट एचटीएमएल से सेव करते थे, बट इसके अंदर क्या करना है कि आपने सी लैंग्वेज के एडिटर के अंदर प्रोग्राम बनाना है और उसको डॉट सी से सेव करना है। नंबर 4, कंपाइल दी प्रोग्राम। प्रोग्राम को कंपाइल का मतलब होता है कि प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना या मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। नंबर 5, इफ देयर आर एरर्स इन द प्रोग्राम देन करेक्ट इट एंड रिपीट स्टेप 4। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो प्रोग्राम में अगर गलतियां हो तो सामने नजर आ जाती हैं। अगर कोई गलती आ गई है, एरर आ गया, उसको ठीक करो और दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करो, मीन 4 स्टेप रिपीट करो। 6 पॉइंट है रन दी प्रोग्राम। अब गलतियां निकल जाती हैं, प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया कंपाइलर के थ्रू, तो उसके बाद प्रोग्राम को रन करना है। रन करने का मतलब होता है कि आउटपुट निकालना। तो 7वां पॉइंट है व्यू दी आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, की अगर आपका प्रोग्राम ओके है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। 5th क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, वेरिएबल, इट इज अ डाटा आइटम हुज वैल्यू चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। कि वेरिएबल एक ऐसी डाटा आइटम है या आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज होती है, कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं इसकी वैल्यू चेंज होती है। जबकि कांस्टेंट में क्या है, इट इज अ डाटा आइटम हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। कि कांस्टेंट एक ऐसी डाटा आइटम है, ऐसा आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नंबर 2, वेरिएबल इज ए अननाउन नंबर, कि वेरिएबल एक अननाउन नंबर है जिसका हमें पता नहीं होता, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बट कांस्टेंट इज अ नाउन नंबर, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है जो हमें पता होती है। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चेंजेबल, कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। राइट साइड पे द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज फिक्स्ड, जो कांस्टेंट की वैल्यू है फिक्स रहती है। नंबर 4, वेरिएबल्स आर नॉट डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट कीवर्ड। एक कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, वेरिएबल्स उसके साथ डिक्लेयर नहीं होते हैं, वेरिएबल डायरेक्ट डिक्लेयर होते हैं, जबकि कॉन्स्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होते हैं। 5th पॉइंट एग्जांपल, जैसे लिखा है इंट a इक्वल टू 10, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर का मतलब होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। आगे प्रैक्टिकली आपको क्लियर करेंगे इसके बारे में, ये क्या चीज है। राइट साइड पे कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.14, कॉन्स्ट कीवर्ड है, फ्लोट डाटा टाइप है जो बता रहा है कि हम डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू ले सकते हैं। पाई मैंने एक वेरिएबल ली है, इसकी वैल्यू 3.14 ली है। अब दोनों में फर्क ये है कि वेरिएबल की वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। 6th क्वेश्चन है व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। Before a C language program is compiled by compiler, the source code is processed by program called preprocessor। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो सोर्स कोड है जो हम एडिटर में टाइप करते हैं सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, तो उसको प्रोसेस किया जाता है जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। द कमांड्स यूज्ड इन प्री प्रोसेसर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जो कमांड प्री प्रोसेसिंग में काम आती हैं उनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड दे बिगिन विद हैश सिंबल। ये हैश सिंबल से शुरू होती हैं। There are 3 types of preprocessor directives. Number 1 hash include, number 2 hash define, number 3 hash if। ये आगे हम इनको प्रैक्टिकल सेशन में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, राइट द नेमिंग रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अब बताना चाहता हूं कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं पहले से सिस्टम के अंदर उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, बट जो चीज हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, अपनी तरफ से डिक्लेयर करते हैं, उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है, इट रेफर्स टू द यूजर डिफाइंड क्वांटिटीज विच मे बी वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे और फंक्शन इन सी लैंग्वेज। कि कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट करना है, एरे करना है। एरे का मतलब होता है कि अगर हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं।
फंक्शन मतलब कि कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए अपना एक फंक्शन बनाना है, तो इन सभी को नेम देने को बोलते हैं आइडेंटिफायर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स। इसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर कि जब आपने कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है तो उसके रूल्स क्या होंगे। नंबर 1, इट्स फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, कि आइडेंटिफायर हमेशा अल्फाबेट से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंट, रोल नंबर, मार्क्स, जैसे आपका नेम कभी नंबर से शुरू नहीं होता, उसी तरह आइडेंटिफायर भी कभी किसी नंबर से शुरू नहीं होता, हमेशा कहाँ से शुरू होता है, अल्फाबेट से। बट अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2, अंडरस्कोर एक्ट एज ए करेक्टर, कि सी लैंग्वेज में अंडरस्कोर करेक्टर की तरह काम करते हैं। अंडरस्कोर क्या होता है, जब हम माइनस को पैरों में लेते हैं, जैसे लिखा है रोल नंबर, तो ये क्या है, आपका आइडेंटिफायर जिसमें हम अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं। नंबर 3, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, जितने भी कीबोर्ड पे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, प्लस माइनस, परसेंटेज सिंबल, स्टार, इक्वल टू, इनको हम किसी भी वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते। नंबर 4, ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, कि वेरिएबल नेम लेना है उसमें स्पेस नहीं आएगी, विदाउट स्पेस उसको यूज करना है। नंबर 5, इट कैन नॉट बी कीवर्ड, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है या आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है, वो 32 कीवर्ड्स को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, उस तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। नंबर 6, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स बिहेव डिफरेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसमें छोटे और बड़े लेटर्स में फर्क होता है। सो सी लैंग्वेज में जब आप छोटे लेटर लिखोगे उसका मीनिंग अलग होगा, कैपिटल लिखोगे उसका मीनिंग अलग होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर टोकन्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टोकन्स दैट कैन बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम, कि टोकन्स क्या होते हैं और अलग अलग टोकन्स के बारे में बताओ जो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम, टोकन सी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट है। टोकन्स आर मीनिंगफुल फॉर द कंपाइलर, tokens are the basic building blocks of a C program. So a program cannot be developed without using tokens. There are 6 types of tokens available in C. कि टोकन सबसे छोटी यूनिट है जो सी लैंग्वेज में यूज होती है, ये कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है, इसके बिना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। तो जो टोकन है ये होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट और स्पेशल सिंबल्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, कीवर्ड्स, इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा है। कीवर्ड्स आर सम रिजर्व वर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन स्मॉल लेटर्स, और सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32। इसका टेबल आपको मैंने पीछे बताया था। आइडेंटिफायर, इसके बारे में अभी पढ़ा है कि आइडेंटिफायर क्या है, इट रेफर्स टू द यूजर डिफाइंड क्वांटिटीज विच मे बी वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे और फंक्शन इन सी लैंग्वेज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स। नंबर 3, स्ट्रिंग्स। A string is a sequence of characters. When we write any number of alphabets, digits, special characters or blank space in double quotes, then it is called string. कि C लैंग्वेज में डबल कोट्स के अंदर अगर हम जितने मर्जी अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर या ब्लैंक स्पेस ले लें तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। नंबर 4, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस ऑन वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अगर हम सी लैंग्वेज में किसी तरह की कैलकुलेशन यूज करना चाहते हैं तो उसमें ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स। फिफ्थ है कांस्टेंट। कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। कि कांस्टेंट एक आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होती। Number 6, special symbols. They are also called punctuators. These are some special symbols which are used in C programs. Various special symbols used in C language are semicolon, colon, comma और hash. ये कुछ special symbol है जिनको हम C language में use कर सकते हैं। Next question है, what are data types? Which primitive data types are supported by C language? कि data type क्या होते हैं और कौन सा primitive data type C support करती है। Data type is the way to specify the type of data as well as range of values that can be stored in the variables. कि डाटा टाइप एक वे है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वेरिएबल में किस किस्म की डाटा आएगा और उसकी रेंज क्या होगी। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर आल्सो कॉल्ड बेसिक डाटा टाइप्स, इनको बेसिक डाटा टाइप भी बोलते हैं।
सी लैंग्वेज सपोर्ट 3 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो नंबर 1 इंटीजर। इन दिस वी कैन स्टोर वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट। इनके अंदर हम वैल्यू बिना डेसिमल पॉइंट के स्टोर कर सकते हैं। इट्स कीवर्ड इज इंट। इसका कीवर्ड इंट है। इट यूजेस 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, या 2 बाइट्स मेमोरी लेता है। इट्स कंट्रोल स्ट्रिंग परसेंटेज डी। इसमें कंट्रोल डी परसेंटेज डी कंट्रोल स्ट्रिंग यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100, 56, -90, 2000, मतलब ये मैंने जो नंबर लिए हैं, तो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आ सकते हैं, बट वो वैल्यू आपकी विदाउट डेसिमल पॉइंट होनी चाहिए। नंबर 2 फ्लोट। इन दिस वी कैन स्टोर वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हैं। इट्स कीवर्ड इज फ्लोट। इसका कीवर्ड फ्लोट है। इट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इट्स कंट्रोल स्ट्रिंग परसेंटेज एफ। इंटीजर की कंट्रोल स्ट्रिंग परसेंटेज डी होती है। मीन्स कि कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम को इनपुट या आउटपुट करवाओगे उस टाइम पे आपको कंट्रोल स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो फ्लोट में परसेंटेज एफ होती है। फॉर जैसे मैंने कहा 78.6, 5.25, -59.45 टू 20.05, तो ये क्या है? फ्लोट। तो फ्लोट में हम क्या कर सकते हैं? विद डेसिमल पॉइंट वैल्यू ले सकते हैं, जबकि इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर आप फ्लोट में डेसिमल पॉइंट नहीं लगाओगे तो जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स इंसर्ट कर देगा। नंबर 3 कैरेक्टर। कैरेक्टर एक डाटा टाइप है। When we enclose any single character, digit or special character in single quotes, then it is called character। जब हम सिंगल कॉमे में कोई डिजिट, सिंगल करेक्टर या स्पेशल करेक्टर या स्पेस को लेते हैं तो उसको करेक्टर बोलते हैं। इसका कीवर्ड क्या है? कैर। CHR कैर। इसको चार नहीं बोलना, कैर बोलते हैं। इट यूजेस 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ये 1 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है। और इसकी कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है? परसेंटेज सी। कि जब अपने करेक्टर को इनपुट या आउटपुट करवाना है प्रिंट एफ और स्कैन एफ की मदद से, तो परसेंटेज सी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल कोट्स में मैंने लिया ए, फिर 2, फिर स्टार, तो ये क्या है? करेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। कि सी लैंग्वेज में जब आपने डाटा को इनपुट या आउटपुट करवाना है तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे या कौन कौन से स्टेटमेंट्स यूज होंगी। फॉर्मेट इनपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रीड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कीबोर्ड एंड फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द मॉनिटर। ये जो फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स हैं ये वेरिएबल की वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करती हैं, और जो आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं वो वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करती हैं। C program use scanf function and printf function for formatted input and output operations। C program में हम इनपुट के लिए स्कैन फंक्शन यूज करते हैं और आउटपुट के लिए printf। जहाँ पे फॉर्मेटेड का मतलब ये है कि इनके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग यूज होगी कि अगर आपने इंटीजर लिया तो परसेंटेज डी होगा, फ्लोट लिया तो परसेंटेज एफ होगा, कैरेक्टर लिया तो परसेंटेज सी होगा। मीन्स कि किसी भी किस्म का डाटा इनपुट या आउटपुट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैनफ की। और ये याद रखना है कि जब ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को सी लैंग्वेज में बोलते हैं फंक्शन। इट इज ए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन बिकॉज इट रीड्स द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। इसको इनपुट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू को रीड करता है, इनपुट करता है। दिस फंक्शन रीड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कीबोर्ड। कि कीबोर्ड से हमने जो भी वैल्यू एंटर करी है जो उसको रीड करने के काम आता है। इसका सिंटैक्स क्या है? पहले स्कैनफ, फिर डबल कोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब अगर आपने इंटीजर लिया तो परसेंटेज डी आएगा, फ्लोट लिया तो परसेंटेज एफ आएगा, कैरेक्टर लिया तो परसेंटेज सी आएगा। आगे इसको बोलते हैं एम्परसेंड। एम्परसेंड वेरिएबल 1, एम्परसेंड वेरिएबल 2 अप टू सो ऑन। मींस कि जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवाते हो, रीड करवाते हो, तो उसको कंप्यूटर की मेमोरी में एड्रेस देना पड़ता है। तो उसके लिए इसके अंदर क्या यूज होता है? एम्परसेंड। तो एम्परसेंड का काम क्या है कि जो वेरिएबल आपने रीड करा है उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस देनी है। नंबर 2 printf। It is a formatted output function। It is called output function because it prints the value of a variable। इसको आउटपुट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। दिस फंक्शन प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन मॉनिटर। ये स्कैनफ के उलट है, वो वेरिएबल को कीबोर्ड से रीड करता है बट ये वैल्यू को मॉनिटर पे प्रिंट करता है। इसका सिंटैक्स है printf कंट्रोल स्ट्रिंग, फिर उसके बाद है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे एम्परसेंड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एम्परसेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? एम्परसेंड की जरूरत कब पड़ती है? जब वेरिएबल को एड्रेस देना होता है। लेकिन जब हम वैल्यू प्रिंट करते हैं
आउटपुट लेनी होती है, हमें वैल्यू चाहिए, ना कि उसका एड्रेस चाहिए। तो ये थे इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। बट इस चैप्टर का नाम क्या था कि साथ साथ हमने क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इस क्वेश्चन की आपको नॉलेज जरूर चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम नहीं आता होगा तो आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इसका अर्थ है कि जब हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा। जनरल स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इन दिस section comments are used. Comments are written in delimiter characters slash star and star slash. Documentation section is used to describe the C program. मैंने आपको यहाँ बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कमेंट्स यूज होते हैं। अब आप सोचोगे कमेंट्स क्या होते हैं, आपके माइंड में आएगा कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे जो कमेंट यूज़ करते हैं उनको कमेंट्स बोलते हैं। नहीं जी, यहाँ पे कमेंट्स का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे कमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप सी लैंग्वेज प्रोग्राम में प्रोग्राम को नेम देना चाहते हो या प्रोग्राम को डिस्क्राइब करना चाहते हो तब आप यूज़ करोगे कमेंट्स। तो कमेंट्स के लिए डेलीमीटर कैरेक्टर स्लैश स्टार और स्टार स्लैश यूज़ होते हैं। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, कमेंट। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो कमेंट पार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पार्ट होता है, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता। मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को कंपाइल नहीं करता और ये एक ऑप्शनल सेक्शन है। सेकंड है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स सेक्शन। इन दिस पार्ट हेडर फाइल्स और सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर डिफाइंड। इस पार्ट में हम हेडर फाइल्स और सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेडर फाइल्स होते क्या हैं। हेडर फाइलें वो फाइलें होती हैं जो प्रोग्राम के शुरू में यूज की जाती हैं, क्योंकि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो फाइलें पड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स। जब हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले जो हेडर फाइल यूज करेंगे वो होगी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि वैल्यू को प्रिंट करना और स्कैन एफ का मतलब होता है वैल्यू को इनपुट करना या रीड करना। एक और हम हेडर फाइल यूज करते हैं प्रोग्राम में, उसका नाम होता है कोनियो डॉट एच। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हम दो फंक्शन यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम करेंगे उस टाइम पे आपको ये समझाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में दूसरा पार्ट होता है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट होते हैं जब वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते। सिंबॉलिक कांस्टेंट को मैक्रो सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। इसका काम क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं ये। इन दिस हैश डिफाइन डायरेक्टिव्स आर यूज्ड। जिस तरह हेडर फाइल्स में हैश इंक्लूड यूज होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट में या मैक्रो सब्स्टिट्यूशन में हैश डिफाइन डायरेक्टिव यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हैश डिफाइन पाई 3.14। यहाँ पे जो पाई है ये हमारा एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है और 3.14 इसकी क्या है, वैल्यू। हम सिंबॉलिक कांस्टेंट उस टाइम डिक्लेयर करते हैं जब हम चाहें कि हमारी जो वैल्यू है फिक्स रहे, इसको हम बदल ना सकें। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि 3.14 होती है, तो इस टाइप की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। In this section, we declare global variables. Global variables can be used anywhere in the program. सी में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो एक ही प्रोग्राम में एक ही जगह पे यूज हो सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सी में जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम वॉइड मेन करके फंक्शन लिखते हैं। करली ब्रेस के अंदर मैंने लिखा a = 10।
अब ए की वैल्यू कितनी है 10, करली ब्रेस एक ब्लॉक होता है सी लैंग्वेज में, अब इसकी वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर अंदर 10 रहेगी, जैसे इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, करली ब्रेसेस से बाहर आएंगे, तो जो 10 है वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल। अब आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल में क्या है कि जो वैल्यू है वो किसी बाउंड्री के अंदर नहीं आ रही, किसी करली ब्रेस के अंदर नहीं आ रही, उसको मैं बाउंड्री से बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, ग्लोबल वेरिएबल। फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में ये डिफरेंस हुआ कि लोकल वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर यूज होता है, और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, और उसको किसी भी फंक्शन की बॉडी या कर्ली ब्रेस के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। नेक्स्ट है मेन फंक्शन सेक्शन। ये सी लैंग्वेज का सबसे जरूरी सेक्शन है, इसके बिना सी का प्रोग्राम नहीं बन सकता, और सी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अगर हम लोकल डिक्लेरेशन की बात करें तो लोकल डिक्लेरेशन का मतलब कि मेन की करली ब्रेस के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा डिक्लेरेशन पार्ट। लोकल डिक्लेरेशन पार्ट में क्या होता है, इन दिस पार्ट लोकल वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आर डिक्लेयर्ड। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल वो आइडेंटिफायर होते हैं, जब वो आइटम्स होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट्स वो डाटा आइटम्स होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और लोकल डिक्लेरेशन पार्ट में हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं जिनको हमने सी प्रोग्राम में यूज करना हो। जैसे आप कई बार मैथ में एक्स वाई जेड अज्यूम कर लेते हो अपनी तरफ से, कुछ भी ए बी सी अज्यूम कर सकते हो, वो क्या है, लोकल पार्ट, लोकल डिक्लेरेशन पार्ट। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट में क्या होता है, दिस पार्ट कंटेन्स स्टेटमेंट्स दैट आर कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। मीन्स इसमें वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं, जो रन होती हैं, जो हमें रिजल्ट देती हैं, और जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट हो सकती हैं। लोकल डिक्लेरेशन पार्ट में जिन वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है उनको हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। सी में दो तरह के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन सी में पहले से बने होते हैं वो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, और जो फंक्शन हम खुद बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। इन दिस सेक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज व्हिच आर डिफाइंड बाय यूजर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाता है। आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।